हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। बेटा लेक्चर नंबर 11 तक हमने यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर का जो बेसिक पार्ट था, जिसके अंदर हमने काउंटिंग की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। उसके अलावा राउंड ऑफ करना हमने सीख लिया था। नंबर अगर आपके पास है और आपसे ये कहा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कीजिए, तो उसके रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, वो लगा करके आप राउंड ऑफ कर सकते हो। अब सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है। अगर किसी कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट को किस तरीके से हमें डील करना है, उसके कुछ रूल्स है बेटा, वो आपको ध्यान रखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर्स इन कैलकुलेशन। ओके, फिगर इन कैलकुलेशन। तो सबसे पहला पार्ट आता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करना है। ठीक है, the number of decimal places in the final result of any of these operations has to be equal to the smallest number of decimal places in any of these terms involved in the calculation। आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर गिवन हो तो रिजल्ट जो आप फाइंड आउट करोगे, तो रिजल्ट में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको कि रिजल्ट का जो डेसिमल प्लेस के बाद में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज ये ध्यान रखना आपको कितने डिजिट तक आपको लेके जाना है। जो कैलकुलेशन में जो टर्म्स आपने यूज कर रखी हैं उनमें स्मॉलेस्ट जो डेसिमल प्लेस के बाद में जो डिजिट्स होंगी, है ना, सबसे कम वाले जो पार्ट में डिजिट्स होंगी, उसको ध्यान में रखना है आपको। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे यहां पर ये एग्जांपल देखो 45.23 है और एक 4.3 है, आपको इनको ऐड करना है बेटा, एडिशन करना है ना। तो ऐड करोगे तो सिंपली आप कैसे ऐड करोगे, देखो ये 3 आ गया क्योंकि इधर की तरफ अपन 0 कंसीडर करेंगे, ये 4 and 2 6 आ गया, 0.5 and 4 9 आ गया, ये 4 आ गया। सिंपली ऐसे सम करोगे। अब आप ये देखें कि जो आपने समीशन के अंदर जो दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनमें डेसिमल प्लेस के, डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम डिजिट किसके अंदर है, देखो इसके अंदर है, ये मिनिमम है ना। तो अपन को डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही प्लेस तक अपन को जाना है रिजल्ट में भी। तो 49.63 है, करेक्ट। तो हमें 6 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट तक ही प्रोसीड करना है, एक डिजिट तक ही आगे बढ़ना है। तो केवल 6 तक ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा इसका, 49.6। यहां पर 3 है ये, अगर 3 की बजाय ये सपोज 6 होता या 7 होता, ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते थे। समझ आई ना बात, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते थे। अगर ये 6 या 7 होता सपोज, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, 7 हो जाती, राइट। तो 49.6 इज द राइट आंसर। यहां पर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगेन आप देखिए इस रिजल्ट को देखें, अपन सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 7 आ जाएगा, 6 - 2 मतलब 4 आ गया, 4 - 3 मतलब 1 आ गया, पॉइंट 4 - 2 2 आ गया, एंड 4 - 0 0 आ गया बेटा, 4 आ गया। तो 42.147। अब आप ये देखें कि इन दोनों डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम नंबर्स किसके अंदर हैं, देखिए इसमें है केवल 3 and 2, केवल 2 डिजिट तक जा रहा है। देखो ये इसमें 3 तक जा रहा है, तो मिनिमम वाला आपको कंसीडर करना है। तो मिनिमम वाले की बात करें तो यहां पर देखो जो रिजल्ट आया इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में दो डिजिट तक अपन को चलना है बेटा, ओनली फॉर 2 डिजिट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा 42.1। अच्छा 4 है, अच्छा इसके अगले वाली जो टर्म है वो 7 है बेटा, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप 5, ये वैल्यू आ गई, करेक्ट। समझ में आ गई ना बात। तो इस वे से आपको इसको डील करना है, राइट। कितना सिंपल है देखो। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो भी टर्म्स दे रखी हैं उनमें ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में किसमें मिनिमम जो है वो डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दे रखी है अपन को, और मिनिमम वाले को ध्यान में रखते हुए अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। तो जब भी ये आए तो अपन को रिजल्ट जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आएंगे ना,
वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगे वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जो टर्म अपने यूज करेंगे, है ना, जो नंबर अपने यूज करेंगे उनमें मिनिमम जो सिग्निफिकेंट वाला नंबर होगा ना उसी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। कहने की बात, जैसे यहां पर एग्जांपल ले रखा है 8.62 और 2.3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं, इसमें कितने हैं? 2 है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर 2 है ना, इसके अंदर 3 हुए, तो 2 मिनिमम वाला है ना, मिनिमम वाले को ध्यान में रखते हुए अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे इनका कैलकुलेशन करें, इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या वैल्यू आएगी, तो मैं वैल्यू यहां पर लिख के बताऊं, इसमें कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो 8.62 into 2.3, then we get 19.826, right? 19.826 बेटा। अब इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए? राउंड ऑफ भी करना होगा अपन को। तो एक बात बताओ, इसमें मिनिमम यहां पर देखा जाए तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने बेटा? इसके अंदर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना, 2 है ना, और इसमें काफी सारे, तो मिनिमम वाले को ध्यान में रखना है। तो ये 2 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आएंगे। तो यहाँ 19.826 है, 2 तक ही अपन को रखना है, 19 तक ही रखना है। लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे अपन। तो हमारी बात, राउंड ऑफ करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20। लेकिन 20 अगर सिंपल 20 रख दें, सिंपल 20 रख दें तो हमें मालूम है कि सिग्निफिकेंट फिगर एक ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, तो ये केवल एक ही आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको फिर कैसे डील करें अपन? तो देखो 2 0 है ना, तो आप एक काम ये कर सकते हो, 2.0 इंटू 10 to the power 1 रख दो इसको। 2.0 इंटू 10 to the power 1 रख देंगे तो अब ये बताओ, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने आ गए? 2 आ गए। और एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो आंसर इज 2.0 10 to the power 1। क्लियर? इसमें देखते हैं, चलो 43.46 अपन 4.32 है। ऊपर वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मालूम चल रहे हैं? 1 2 3 4 SF है बेटा इसके अंदर। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 3 है, 4 3 2, तो यहां पर 3 SF है। तो मिनिमम वाला कौन सा है? ये वाला है ना, इसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है। तो मैं डिवाइड करता हूं इन दोनों को और वैल्यू देखता हूं क्या आती है। तो 43.46 डिवाइड बाय 4.32, तो वैल्यू आई बेटा हमारे पास 10.0601। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वैल्यू आ गई। अब इसको देखना है अपन को कि इसमें किस किस वैल्यू को अपन को कंसीडर करना है। तो मिनिमम कितने? 3 है ना, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चलना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आराम से अपन इसको देख सकते हैं। देखो 3 तक कंसीडर करें तो 10.0 यहां तक चलना पड़ेगा। फिर इसका मतलब इसकी वैल्यू में 10.0 रख दूं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बाद में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, इसको राउंड ऑफ कीजिए आप। 6 है तो राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 10.1 वैल्यू आ गई। ओके, ये आ गया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 SF आ गए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 42,000 में 245 को डिवाइड किया मैंने। 42,000 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा? इसके अंदर है 42, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ट्रेलिंग जीरोस को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। और इसके अंदर कितने हैं? इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट। अब इसको इसमें डिवाइड करना है, 42,000 में 245 को डिवाइड करना है बेटा। तो 42,000 में 245 को डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है बेटा 171.428। 171.428। एक बार चेक कर लूं वापस। ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो हमें पता है कि रिजल्ट का जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 2 ही आना चाहिए। 2 बोले तो 17 तक आगे नहीं जाएंगे, समझ गए बात को? 17 तक ही रखना है अपन को। तो ये मैं रख सकता हूं ओनली 17, पर क्या सही होगा? नहीं ना, क्योंकि 171 है इसकी वैल्यू, समझ रहे हो? तो केवल 17 रख दूंगा गड़बड़ हो जाएगा। तो 17 इंटू 10 to the power 1 कर दो, समझ गए?
17 इंटू 10⁻1 कर दीजिए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 2 आ गया ना, देखो, और ये 2 है मिनिमम, यहाँ 3 है, तो 2 को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो 17 इंटू 10⁻1 एक्सपोनेंट, अगर आपको लगे ना तो एक्सपोनेंट की जरूरत है वो यूज कर लीजिए उसी समय, तो इसका काफी वास्टली यूज होता है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। ये लो बेटा, है ना आसान, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल बेसिक से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा आपको। क्लियर? तो चलिए आगे बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के, जो खास जो मेन जो न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को अपन क्लास में अभी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। स्टेज 1 इसमें बेटा कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, उसी टाइप के हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, अगर नहीं हो तो आप जो है वो थ्योरी को एक बार वापस रिवाइज करके बेटा क्वेश्चन को डील कर सकते हो। शीट में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनिट इज नॉट फॉर लेंथ, लेंथ के लिए कौन सी यूनिट नहीं है? पार्सेक अपन को पता है, लाइट ईयर डिस्टेंस में होता है, ये लाइट ईयर भी डिस्टेंस होती है, एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, बट नैनो, नैनो होता है 10⁻⁻9, नैनो इज 10⁻�9 ओनली, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें यूनिट लेंथ की कौन सी नहीं है? नैनो नहीं है बेटा, नैनोमीटर होता ना ये, देन लेंथ की यूनिट हो जाती है, केवल नैनो लिखा है, इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ओनली 10⁻�9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करवानी है आपको ABCD में कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्वांटिटीज दे रखी हैं, और सेकंड कॉलम के अंदर आपको वोल्ट एम्पियर पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड, एम्पियर इनवर्स, इस तरीके से कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है, आपको मैचिंग करवानी है बेटा। तो आपको यूनिट मालूम होनी चाहिए, सीधी सी बात है, या तो यूनिट मालूम होनी चाहिए, या आपको इनका जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए बेटा, अगर वो पता है तो आप कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं कैपेसिटेंस की बात करें बेटा, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो m-1 L-2 T⁴ A2 होता है, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। B जो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेम, राइट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा, वो मैं लिख देता हूं, m1 L2 T-2 A-3, ये आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इंडक्टेंस की बात करें बेटा, तो इंडक्टेंस का है m1 L2 T-2 A-2, एंड फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का है m1 L2 T-3 A-2, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, C का, B का, L का और R का। और राइट हैंड साइड में देखें तो वोल्ट भी आ रहा है, एम्पियर भी आ रहा है, और जूल भी आ रहा है, कुलम भी आ रहा है, ठीक है। तो वोल्ट का जो है वो मैं आपको लिख देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-3 A-1, ठीक है, ये फॉर्मूलाज है बेटा। अब इसकी मैचिंग करवानी है अपन को, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो कैपेसिटेंस का किसके साथ मैच हो रहा है, तो पहला जो है ना, फर्स्ट वाला जो है वो वोल्ट पर एम्पियर है, तो वोल्ट पर एम्पियर है फर्स्ट वाले की बात करें, राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है ना, उसमें वोल्ट पर एम्पियर है, वोल्ट पर एम्पियर मतलब वोल्ट का तो अपन को पता है, और एम्पियर से डिवाइड कर दो, एम्पियर से डिवाइड करो तो क्या आएगा, m1 L2 T-3 A-1, तो ये तो हो गया वोल्ट पर एम्पियर, मतलब एम्पियर से डिवाइड करो ऊपर जाएगा तो A-2 हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये आप कंपैरिजन कर लो किसके साथ मैचिंग हो रही है, और यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है रेजिस्टेंस के साथ मैचिंग हो रही है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखते हैं, वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स लिखा हुआ है, तो वोल्ट की अपन को पता है m1 L2 T-3 A-1 है, ये तो गया वोल्ट, और इनटू में सेकंड मतलब T आ गया, इनटू में सेकंड मतलब T आ गया, और अपॉन में एम्पियर मतलब A आ गया, या एम्पियर इनवर्स, तो A ऊपर जाएगा तो A-2 हो गया, T मल्टीप्लाई होगा तो T-3, और ये 1 तो मतलब -2 हो गया, तो m1 L2 T-2 A-2, m1 L2 T-2 A-2, तो ये m1 L2 T-2 A-2 L का आ रहा है, देखो आ रहा है ना, तो ये हो गया। तीसरा क्या कह रहा है अपन को, तीसरा है न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। न्यूटन की अपन जानते हैं m1 L1 T-2, ये न्यूटन की का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इनटू में एम्पियर इनवर्स मतलब A-, इनटू में मीटर इनवर्स मतलब बोले तो L-1, समझ गए, मीटर इनवर्स मतलब L-1, तो ये L-1 और ये L1 है,
तो ये इससे कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, देखो, ठीक है। और तो यहां पे आ गया m1l0t माइनस 2 इंटू में a माइनस 1, राइट। तो ये मैचिंग किसी के साथ भी नहीं हो रही है। थर्ड वाले पार्ट को देखा जाए तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, एक बार वापस चेक कर लूं मैं। न्यूटन का m1 l1 t माइनस 2 इज अ न्यूटन, राइट, इंटू एम्पियर इनवर्स। एम्पियर इनवर्स की बात करें तो a माइनस 1 हो गया, ठीक है, और मीटर इनवर्स l माइनस 1 हो गया, तो ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा बेटा, तो यहां पर ये मैचिंग नहीं हो रही है, इसमें गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, कूलम स्क्वायर इनटू में जूल इनवर्स। कूलम का, कूलम चार्ज है, चार्ज का होता है a1 t1, है ना। इसका स्क्वायरिंग करनी है तो मतलब a स्क्वायर, या आ गया t स्क्वायर, इनटू में जूल इनवर्स। जूल जानते हैं अपन m1 l2 t माइनस 2 होता है एनर्जी, m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ये जूल का आ गया। और पावर -1 है, -1 है, इसका मतलब ये आ जाएगा पूरा नेगेटिव हो जाएगी पावर, देखो ये माइनस हो गया, ये -2, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन देखें तो बेटा ये m -1 आ गया, l -2 आ गया, t की पावर 4 आ गया, 2 into 4 हो जाएगा, और ये a2 आ गया। तो ये भी पूरा पूरा मैच कर रहा है देखो इससे, ठीक है। तो इसका मतलब जो a है, कैपेसिटेंस जो है a, वो बेटा 4 से मैच कर रहा है। b जो है वो ये कह रहा है, ठीक है, b किससे मैच कर रहा है? b में देखा जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन में m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 3 है, तो m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 3 तो किसी में भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो b वाले पार्ट के अंदर जरूर गड़बड़ हो रहा है। इंडक्टेंस की बात करें तो l वाला जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है बेटा? l वाला c जो है वो c मैच कर रहा है सेकंड से, c सेकंड से मैच कर रहा है। और d की बात करें तो d किससे मैच कर रहा है? d मैच यहां पर कर रहा है फर्स्ट से, है ना। d किससे मैच कर रहा है? d है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमने देख लिया था, फर्स्ट से मैच कर रहा है। तो सेकंड वाला आ तो रहा है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसके अंदर गड़बड़ है यहां पर, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको गड़बड़ पता लग गई है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक है बेटा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ ए मीन सोलर डे एंड ए सिडेरियल डे इज अबाउट। बेटा सिडेरियल डे जो होता है वो 24 आवर्स का नहीं होता है, वो 23 आवर्स 56 मिनट का होता है, 4 मिनट का थोड़ा गैप होता है, ठीक है। अर्थ जो है ना, एक रोटेशन जो है वो 23 आवर 56 मिनट में करती है एक रोटेशन, अपन इसको 40 आवर्स कंसीडर करते हैं लूनर डे के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 4 मिनट का, ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं इतनी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी यूनिट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है? तो आप देखिए, पहला लिखा है वोट सेकंड, W मतलब वोट, S मतलब सेकंड, ठीक है। वोट मतलब पावर, पावर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए और ये सेकंड टाइम है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको मालूम होना चाहिए, देखो एनर्जी का होता है m1 l2 t माइनस 2, पावर में t डिवाइड में आ जाता है, पावर बराबर w बाई टी, लिखवाया था ना मैंने आपको w बाई टी। तो m1 l2 t माइनस 2 बाई टी, और सेकंड के लिए t आ गया, t से t कट गया, तो ये एनर्जी की यूनिट है ना, तो ये एनर्जी की आ गई। सेकंड दे रखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, kg का आ जाएगा m1, मीटर का आ जाएगा l1, और पर सेकंड मतलब t माइनस 1। ये मैच कर रहा है क्या एनर्जी के साथ? मैच कर रहा है क्या? नहीं ना, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो विच इज नॉट फॉलोइंग द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेकंड ऑप्शन बेटा। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? सेवंथ पे आइए। सेवंथ कह रहा है अपन को s इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस bxt है। s इज द स्पीड एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, द यूनिट ऑफ b इज, तो ये कह रहा है s जो है ना वो तो स्पीड है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, स्पीड की मीटर पर सेकंड, और x की डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी। द यूनिट ऑफ b पूछा है बेटा,
ठीक है, बी की यूनिट क्या है, राइट, ओके, ठीक है। तो यहां पर टी जो है ना, टी ये गिवन नहीं है बेटा, इसको टी को आप नोट डाउन कर लेना। टी जो है वो टाइम है, यहां पे दे नहीं रखा टी, टी को टाइम नोट कर लेना आप। अब ये देखो पूरी जो क्वांटिटी दे रखी है ना, अपन को बी की यूनिट पूछी है इसमें, ये जो ई की पावर में जो क्वांटिटी होती है, क्या क्वांटिटी दे रखी है, बीएक्सटी दे रखी है ना, माइनस तो वैसे यूनिट में कंसीडर नहीं करेंगे, तो बीएक्सटी जो आपको नजर आ रहा है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो बीएक्सटी इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होता है उसको 1 लिख दिया करो। तो टी की यूनिट क्या है, टी की यूनिट है सेकंड, और एक्स की यूनिट क्या है, मीटर, तो फिर बी की यूनिट क्या है, बी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में एम एस, तो मतलब मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो यहां पर टी इज अ टाइम, ये दे नहीं रखा, ये दिया होना चाहिए, मस्ट है बेटा। 8th पे चलते हैं, चलो। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ये कह रहा है कि एनर्जी या W वर्क डन, इनकी यूनिट सेम ही होती है, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो ये कह रहा है कि फोर्स की जो यूनिट है वो 4 टाइम्स कर दी, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी 4 टाइम्स कर दी। हमको अच्छे से मालूम है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट वो कांस्टेंट रहता है, सही है। तो अगर आपने इसकी यूनिट 4 टाइम्स की है, इसकी यूनिट भी 4 टाइम्स कर दी, ठीक है, तो जो एनर्जी की जो यूनिट है वो बढ़ जाएगी ना। आपने एक न्यू यूनिट के अंदर, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं नई यूनिट की बात करूं, एक यूनिट है जिसमें फोर्स जो है वो एसआई का 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम्स है। जैसे मैं यहां पर कहूं, देखो ये तो है न्यूटन, ये है मीटर, तो एसआई के अंदर 1 न्यूटन है, लेकिन एक नई यूनिट है जिसके अंदर न्यूटन की बजाय आपने उसका नाम रख दिया एन डैश, तो इसका जो 1 एन डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ एन के बराबर है। एंड सिमिलरली जो मीटर है ना, उसको मैंने लिख दिया 1 मीटर डैश, वो जो है 4 टाइम्स ऑफ एम के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं, है ना, इसको अगर न्यू यूनिट के अंदर कन्वर्ट करूं, तो डब्ल्यू डैश जो आएगा हमारे पास, वो देखो बेटा यहां पर न्यूटन इंटू मीटर है, तो 1 न्यूटन कितना आ जाएगा, 1/4 एन डैश, और 1 मीटर कितना आएगा, 1/4 एम डैश, तो इसका मतलब 1/16 एन डैश एम डैश आ गया। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/16 हो गई, तो नई यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1/16 हो जाएगी, लेकिन यूनिट जो है एन डैश एम डैश वो तो 16 टाइम्स होगी ना, वो तो 16 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हुई है तो यूनिट बढ़ जाएगी। एन इंटू यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये यूनिट जो है ना एन डैश इंटू एम डैश, वो एक्चुअली एम में एन इंटू एम का 16 टाइम्स है, तो ये 16 टाइम्स होगा तभी तो इससे कटेगा, तभी तो 1 आएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर यूनिट जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर, तो 1 kWh दे रखा है बेटा, तो इसको देखो लिखते हैं अपन 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, ओके, वोट लिखा हुआ आगे, वोट, ओके, तो वोट को वोट रहने देते हैं। आर लिखा हुआ है, 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड, सही है। तो ये 36,000,000 मतलब 10⁵, ये आ गया वोट सेकंड आ गया। और वोट सेकंड जो होता है वो जूल होता है, वोट भी एसआई के अंदर होती है पावर की यूनिट, और सेकंड भी एसआई के अंदर होती है टाइम की यूनिट, और वोट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट किसकी आएगी, जूल की आएगी, क्योंकि वर्क डन या पावर जो होती है P बराबर W/T होता है बेटा, देन W बराबर आ जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर की यूनिट W वोट और टाइम मतलब सेकंड, तो वोट इंटू सेकंड जूल की यूनिट होती है, जूल, तो 36 इंटू 10⁵ जूल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें, मैं इस बोर्ड को रब कर दूं, हाँ बेटा नेक्स्ट चलें। हाँ एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ गड़बड़ देखी थी, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 सही है, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन की मैंने जो यूनिट लिखी थी ना वो गलत लिख दी थी। बी की यूनिट अगर आपको देखना है तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने बी की यूनिट फाइंड आउट की थी QVB से, तो थोड़ा याद करो, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था मैंने। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, Q की है कूलाम चार्ज, V की L/T होता है मीटर पर सेकंड, और ये B है, तो B की आ जाएगी N इंटू टी अपॉन में CL, ठीक है, चार्ज। तो ये अगर आप देखो ये C है बेटा, ये चार्ज है, और चार्ज का होता है एम्पियर इंटू टाइम, T से T कट गया तो ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर,
न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये आंसर बेटा थर्ड मैच कर जाएगा, तो बी का थर्ड सही है। यहाँ पर बी की यूनिट जो आएगी, बी की यूनिट मैंने गलत लिखी थी, तो न्यूटन का आ जाएगा m1 L1 T-2 और एम्पियर का आ जाएगा A1 और ये L-1, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा L1 सॉरी, तो m1 L1 T-2 और यहाँ आ जाएगा बेटा A1 L1, ठीक है। तो L1 से L1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 L0 T-2 A-1, ये यूनिट है। तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा बेटा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आगे चलें, 17th पे चलते हैं। 17th कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। कह रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स है ना, कोई फोर्स है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, मतलब इसका प्रोपोर्शन साइन हटा करके कांस्टेंट यूज कर लो, मैंने बी यूज कर लिया इनटू वी। तो पूछा है कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। न्यूटन आप जानते ही हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बी की यूनिट पता करनी है, वी स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया बेटा, तो बी की यूनिट क्या आई, केजी पर सेकंड, समझ गए। तो इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर सेकंड, केजी सेकंड इनवर्स। 19th क्वेश्चन क्या है, विच पेयर हैज द सेम डायमेंशंस, वर्क एंड पावर की डायमेंशन सेम होगी क्या, नहीं, क्योंकि पावर होता है W/T, तो डायमेंशन सेम नहीं होगी। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, देखो बेटा डेंसिटी का होता है फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम, मास बोले तो केजी और वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब, ये होता है। और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, वो रेशियो होता है बेटा, ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, वो रेशियो होता है किसका, जैसे कोई आपने जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है वुडन हो या आयरन से बना हो, किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, तो उसकी डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, इन दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाएंगी, तो ये डायमेंशनलेस आएगा। रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी सेम डायमेंशन की नहीं होती है बेटा। मोमेंटम एंड इंपल्स, यस, मोमेंटम और इंपल्स, मैंने जब ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको डायमेंशन या यूनिट का, तो मैंने बकायदा बताया था मोमेंटम और इंपल्स का की जो यूनिट है वो सेम रहती है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए बेटा, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g to the power p h to the power q where g is the acceleration to gravity and h is the height, the value of p and q is, कह रहा है कि जो v है ना वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, g की पावर p पे और h की पावर q पर। तो आप बताइए p और q की वैल्यू कितनी है, तो वेरी सिंपल, डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो। v जो है स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1, g का एक्सेलरेशन है ना L1 T-2, पावर p है, h का हाइट है, हाइट बोले तो मीटर, लेंथ l की पावर 1, q, तो ये देखो L1 T-1, ये l की पावर p, ये l की पावर q, तो p प्लस q आ गया यहाँ पर, और t की पावर कितना आ गया, माइनस का 2p, कंपेयर कर लो, माइनस का 2p बराबर माइनस का 1, इसको इसको, तो p बराबर कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट देखो p प्लस q किसके बराबर, 1 के बराबर है, p की वैल्यू हाफ है बेटा, हाफ रखोगे उधर लेके जाओगे तो कट जाएगा, तो q बराबर भी कितना आया, हाफ आया, इसका मतलब p की वैल्यू भी हाफ आई और q की वैल्यू भी हाफ आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखो, ए स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस r इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू ए कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, vt गिवन है आपको, ठीक है। द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, पहला दे रखा है आपको मास ऑफ द बॉल m, m पे डिपेंड कर रहा है, नीटा पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब m पर, नीटा पे, r पे और g पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। इनकी पावर नहीं पता, इसकी पावर a मान लीजिए, इसकी पावर b मान लीजिए, इसकी पावर c मान लीजिए, इसकी पावर d मान लीजिए, और वेलोसिटी है, ये मास है, ये g है, तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो बेटा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको जब ये ईटा का जो फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको बताया था फोर्स का जो फॉर्मूला है 6 पाई नीटा RV, इस तरीके से मैंने आपको रिलेट करके बताया, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस करके भी इसको किया जा सकता है, और डायरेक्ट अगर आपके माइंड में फॉर्मूला आ रहा है तो आप बेटा डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आप ये देखें यहाँ पर कि जो फोर्स है ना, जैसे यहाँ पर मास है और मास इंटू में g,
ठीक है। अगर मैं फोर्स को देखूं तो मैं m इंटू जी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि m इंटू जी का मतलब किलोग्राम और g मतलब एक्सेलरेशन, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना। और यहां पर देखा जाए 6 पाई से डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नीटा आ गया, r आ गया और v आ गया, आया ना। तो यहां से v की बात करें तो नीटा r डिवाइड में आ जाएगा, देखो तो v जो है वो डायरेक्टली हमारे पास डायमेंशनली अगर देखा जाए तो mg अपॉन में नीटा r के बराबर आ रहा है ना। तो डायरेक्ट बेटा आप इसको कर सकते हो सॉल्व। अदरवाइज आपको चारों की डायमेंशंस पता है, m की पता है, ईटा की पता है, r की पता है, v की पता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हमने जब फॉर्मूला बनाना सीखा था उसके वैसे अगर आप करोगे तो भी आंसर आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो 25th का आ जाएगा बेटा फर्स्ट। 28th m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रिप्रेजेंट्स, ये कह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, कह रहा है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को कर रहा है। अगर आप याद करें स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस और प्रेशर तीनों का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट सेम आई थी, यूनिट मैंने सेम लिखवाई थी तीनों की, याद है आपको। इसका फोर्थ ऑप्शन है ऑल द थ्री क्वांटिटीज। तो आप एक काम कर सकते हो चेक करने के लिए, प्रेशर की यूनिट निकाल लो। प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का होता है, यूनिट की बात करें अगर मैं बात करूं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया है बेटा तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर ऊपर चला जाएगा तो केजी मीटर इनवर्स s माइनस 2, केजी m माइनस 1 s माइनस 2, केजी को लिख दिया कैपिटल M को लिख दिया l माइनस 1 हो जाएगा, ये t माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे सेम है, मतलब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये इन्हीं का ही है, सबका ही सेम होगा, ठीक है। 29th if the time period t of the vibration of a liquid drop depends on the surface tension s, radius r of the drop and the density rho of the liquid, then the expression of the t is, तो हमसे t का एक्सप्रेशन पूछा है बेटा, तो ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूं ताकि आप फटाफट इसको देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, if the time period t of vibration of a liquid drop depends on the surface tension s, radius r of the drop and the density rho of the liquid, then the expression of the t is, so t is depending on surface tension, radius and rho, density। मैंने पावर लेट कर ली a b c, अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला t का है तो t1 आएगा, m0 l0 लिखना चाहो लिख दो, k कांस्टेंट मान लिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो आप, m1 l0 t माइनस 2, पावर a लगा दी, रेडियस है, रेडियस मतलब सिंपल लेंथ है, l1 पावर b, डेंसिटी का होता है m1 kg पर मीटर क्यूब, तो m1 l माइनस 3 पावर c आ गई बेटा। अब यहां से m की पावर a आ गया यहाँ पर और m की पावर c आ गया यहाँ पर, तो m की पावर a प्लस c, l की पावर 0, l की पावर b और l की पावर माइनस 3, तो b माइनस 3c हो गया। देन t की पावर माइनस 2a, यहाँ दोनों में t नहीं है तो t की पावर माइनस 2a, कंपेयर करेंगे बेटा तो यहाँ पर t की पावर 1 आ रहा है और यहाँ पर माइनस का 2a आ रहा है, तो माइनस 2a बराबर 1, a बराबर आ गया माइनस 1/2, a की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर a प्लस c बराबर 0 है, इसका मतलब c बराबर माइनस से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c बराबर 1/2 आ गया। c की वैल्यू आने के बाद इसमें रख दीजिए b माइनस 3c बराबर 0, तो b बराबर 3c, मतलब b बराबर आ जाएगा 3/2, तो a b c की तीनों की वैल्यू आ जाएगी, आगे बेटा इनको रखें आप, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t equals to 2 pi under root l by g, where l is about 100 centimeter and is known to have 1 mm accuracy, मतलब l की जो वैल्यू है वो तो 100 सेंटीमीटर है और इसमें जो एक्यूरेसी है 1 mm है, that means this is error, this is delta l, delta l is given 1 mm, the period is about 2 second, तो जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी वो 2 सेकंड के बराबर है, तो कैपिटल टी इज 2 सेकंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड, 100 ऑसिलेशन 1 2 3, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का, तो लीस्ट काउंट जिस वॉच से आप मेजर करें उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड, ओके। दैट मींस दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, 0.1 सेकंड इज अ परमिसिबल एरर, 0.1 सेकंड। द परसेंटेज एरर इन जीज, तो बेटा जो रिलेशन था उसमें मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया और जी की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में टी स्क्वायर, और t की वैल्यू 100 इंटू कैपिटल टी है, ये t जो टाइम है टोटल 100 ऑसिलेशन का, तो t बराबर 100 इंटू कैपिटल टी, तो 100 इंटू कैपिटल टी रख दिया तो इसकी t की वैल्यू आ जाएगी t बाय 100, तो t स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए परसेंटेज एरर कितना होगा, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो डेल्टा g बाय g इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बेटा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट पार्ट को हटा सकते हो आप, l बाय टी स्क्वायर, तो l बाय टी स्क्वायर का आ जाएगा डेल्टा l बाय l इंटू 100, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे t की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस लेना है एरर, मैक्सिमम एरर के लिए तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सब जगह 100 आ गया। डेल्टा एल अपन को दे रखा है, एल के अंदर जो एक्यूरेसी है या जो एरर है वो 1 mm का है, और एल जो है वो जो एक्चुअल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर बोले तो 1000 mm, सेम यूनिट रखना। डेल्टा टी
जो उसके अंदर एरर है वो कितना है रिस्ट वॉच के अंदर टाइम के अंदर 0.1 सेकंड का, और स्मॉल टी जो है वो 100 इंटू कैपिटल टी या 100 इंटू कैपिटल टी यहाँ पे 2 सेकंड आपको दे रखा है तो 200 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज बेटा इसके अंदर रख देंगे अपन, तो आप रखेंगे, इसको रख के देख लेना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2%। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए बेटा। इन ए वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, 1 MSD आपको गिवन है, 1 MSD इज x सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मतलब n VSD जो है ना, n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो इसको मैंने इसके बराबर रख दिया। तो फिर बताइए 1 VSD कितना आएगा, 1 VSD आ जाएगा n-1 में n को डिवाइड कर दीजिए, MSD के बराबर आ जाएगा, और 1 MSD इज x cm, तो x cm रख दिया मैंने, तो n-1 x by n सेंटीमीटर, ये 1 VSD के बराबर आ जाएगा। और अपन से पूछा लीस्ट काउंट बताइए वर्नियर कैलिपर्स का, एंड लीस्ट काउंट इज सिंपल 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD इज x सेंटीमीटर माइनस 1 VSD इज n-1 x by n, ये सेंटीमीटर है ना, ये यूनिट है, इसको बाहर ले आओ चाहो तो x में से आपने n-1 x by n को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, करोगे तो x by n सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V by I, V by I आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। अपन को V की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 और I की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2, ये एरर है इसके अंदर और इसके अंदर एरर भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताइए परसेंटेज एरर कितना है R के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो सिंपल है R इक्वल्स टू V by I, तो I को ऊपर ले जाओ, V इंटू I की पावर -1, तो डेल्टा R by R फ्रैक्शनल एरर आपको सिंपल पता है, पावर यहाँ पर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, डेल्टा V by V, यहाँ -1 माइनस आ गया, डेल्टा I by I, हमें पता है डेल्टा I नेगेटिव भी हो सकता है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में लेना अपन को। एंड देन फर्दर अपन को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेल्टा R by R इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा V by V इंटू 100 प्लस डेल्टा I by I इंटू 100, बाकी वैल्यू रखनी बेटा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 5, V इक्वल्स टू 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I इज 0.2 अपॉन में I इज 10 इंटू 100, ये 10 से 10 ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, 5 एंड 2 कितना आ गया बेटा 7% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, कैपिटल L की वैल्यू ये दे रखी है, ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कैपिटल M भी ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, स्मॉल l भी ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, कैपिटल D जो है वो भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटली आपने ऑब्जर्व कर रखी हैं। टेकिंग G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये G की वैल्यू आपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व नहीं की है, ये डायरेक्ट वैल्यू रखी है, और जो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे ना तो वो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, समझ में आई बात। डायरेक्ट अगर आप वैल्यू रखोगे दैट इज कांस्टेंट, तो ये G इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा। Y का एक फॉर्मूला दे रखा है 4mg L अपॉन में पाई d स्क्वायर L, और आपसे पूछा है कि Y में परमिसिबल एरर बताइए। परमिसिबल एरर याद आ गया ना आपको, क्या था, अगर दे भी ना रखा हो ना यहाँ पर, परमिसिबल एरर लिखा भी नहीं हो, तो आपको एरर परमिसिबल एरर के अकॉर्डिंग ही देना है बेटा। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, तो इस इक्वेशन को मैं 4g G इज अ कांस्टेंट, 4g बाय पाई, ये कांस्टेंट आ गया, m1 लिख दिया, l1 लिख दिया, d स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, d की पावर -2 l की पावर -1, परसेंटेज एरर पूछा तो अपन को समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो डेल्टा y बाय y इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4g बाय पाई तो कांस्टेंट हट जाएगा, m की पावर 1 है तो ये आ जाएगा डेल्टा m बाय m इंटू 100, फिर बेटा l की पावर 1 है तो प्लस में लिख दो डेल्टा l बाय l इंटू 100, ठीक है, फिर d की पावर -2 है तो -2 आगे आ गया डेल्टा d बाय d इंटू 100, ठीक है, फिर आगे l की पावर -1 आगे आ जाएगा डेल्टा l बाय l इंटू 100। ये l कहीं और तो नहीं आ रहा, d भी कहीं और नहीं आ रहा, इसका मतलब d में एरर नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मैक्सिमम एरर निकालना है ना, l के अंदर अगर एरर नेगेटिव आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इनको प्लस प्लस रख देना है। अब एक बात बताओ, m की वैल्यू आपको दे रखी है, तो बेटा m की वैल्यू 3.01 है, तो इसमें परमिसिबल एरर कितना होना चाहिए 0.01 kg, लास्ट डिजिट को देखना है उसके अकॉर्डिंग देना है। तो ये डेल्टा m की वैल्यू हमारे पास 0.01 आ गया, तो ये वैल्यू यहां रख सकते हो, m की वैल्यू आपके पास दे ही रखी है, ये वैल्यू रख देना। फिर l की वैल्यू 2.820 दे रखी है, तो इसका मतलब इसमें परमिसिबल एरर कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। यहां देखो स्मॉल l 0.0087 सेंटीमीटर है, अगेन इसमें भी देखें तो 0.001, इसमें 1 का मतलब इस पॉइंट पर 1 का डिफ्लेक्शन आ सकता है। यहां देखो 0.041 है d की वैल्यू, तो डेल्टा d क्या आएगा 0.001
1 सेंटीमीटर। देखो डेल्टा डी आ गया, डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एम आ गया, डेल्टा कैपिटल आ गया, ये सारी वैल्यूज बेटा यहां रख दो इस फॉर्मूला के अंदर, आपके पास y के अंदर परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर आपके पास आया बेटा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को रीड कीजिए। ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। He uses this data to estimate g की वैल्यू निकालनी है उसको। The acceleration due to gravity, g is acceleration due to gravity if the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are e1 and e2, the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively। अच्छे से पढ़ लेना, the percentage error in the estimation of g is। अब आप सोच रहे होंगे कि अब फॉर्मूला तो हमें दे नहीं रखा, हम कैसे रिलेट करें, राइट? कैसे रिलेट करें, फॉर्मूला गिवन नहीं है। तो ये फॉर्मूला S बराबर या H बराबर हाफ GT स्क्वायर आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो बेटा। आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि अच्छा S की वैल्यू यही वैल्यू आएगी, हाफ GT स्क्वायर, राइट? नहीं तो आप डायमेंशनली इसको सॉल्व कर सकते हो कि मतलब S जो है ना वो G पर डिपेंड कर रहा है, T पर डिपेंड कर रहा है। S किस पे डिपेंड कर रहा है? G पर और T पर, ठीक है? तो वहां से S की वैल्यू G और T की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे S है ना, S प्रोपोर्शनल टू G की पावर A एंड T की पावर B लिख देना, लिख दोगे। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, A और B की वैल्यू निकालनी है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप A और B की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं आएगा। तो 1/2 आए नहीं आए कोई मैटर नहीं करता, 1/2 का हटा सकते हो, सिंपली हटा दो, S बराबर GT स्क्वायर आ गया। ये आप डायमेंशनली फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से बेटा G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 नहीं लिया तो S/T स्क्वायर आ गया। देखो आ गया S/T स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ना S, इसमें परसेंटेज एरर दे रखा है, तो डेल्टा S/S इंटू 100 दे रखा है, वो है E1। और जो टाइम है ना उसमें भी दे रखा है डेल्टा T/T इंटू 100, टाइम में परसेंटेज एरर E2 दे रखा है आपको, ठीक है? तो ये दोनों एरर्स आपको गिवन है यहाँ पर। और आपसे अब क्या पूछा है कि बताइए G में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है बेटा, S/T स्क्वायर है, T स्क्वायर को आप ऊपर ले जाइए तो S1 T की पावर -2। फिर आपको पता ही है फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेल्टा G/G बराबर ये S की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा डेल्टा S/S, फिर T की पावर -2 आगे जाएगा -2 डेल्टा T/T, एंड डेल्टा T कैन बी नेगेटिव, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस लगा देना है। तो ये पता लगी कि आपको प्लस यूज करना होता है, माइनस है तो भी। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एंड दिस इज E1 एंड दिस इज E2, देन आंसर इज E1 + 2E2, खत्म। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय n इक्वल्स टू -d n2 - n1 upon x2 - x1 crossing a unit area perpendicular to x axis in unit time। मतलब जो n है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये तो एक संख्या है, एक तो नंबर है, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, ये नंबर है केवल। क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से आपको डिवाइड करना है, पर यूनिट टाइम मतलब t से भी आपको डिवाइड करना है। देखो ध्यान से देखना बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब n/at है, a is the area and t is the time, n is number, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो एरिया जो है वो L² होगा, L² ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, t is the time, t की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो n की जो डायमेंशन है ना वो L2 L -2 t -1 है। आगे बढ़े, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume, तो n1 और n2 जो है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर है एक सिंपल, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम की यूनिट आप जानते हो या डायमेंशन जानते हो, L³ होता है, तो ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो गया, n की कोई डायमेंशन नहीं है। और वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x मीन टू x2 एंड x1 एंड x2 की यूनिट नहीं दे रखी है, तो ये एक्चुअल में x कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट बोले तो डिस्टेंस मतलब L1। तो ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो n का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां रख दो बेटा, यहां पे रख दो, तो L -2 t -1 रख दिया, बराबर ये माइनस माइनस हटा दो चाहो तो, d का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, इनटू में n2 - n1, तो अपन को पता है दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये तो डायमेंशन सेम है, तो n2 और n1 की डायमेंशन क्या है, L -1 है, L -3 ये रख दो, और x2 और x1 की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, L1 है, तो ये L1 रख दो, ठीक है? तो ये L1 और L1 ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -4 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, L की पावर -4 उधर जाएगा तो L की पावर +4 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो ये पावर 4 पावर -2, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो d की डायमेंशन क्या है बेटा, L2t - 1 आ गई, ठीक है, L2t - 1। क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, द वैन डर वाल्स इक्वेशन का स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय p + a/v² v - b बराबर nRT, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एनर्जी। अब आप सोच रहे हो कि इक्वेशन में हमें पता ही नहीं है क्या क्या दे रखा है बेटा, तो फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें
ये जब चैप्टर आएगा ना आपके तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज ध्यान आ जाएगी, अच्छा ये इक्वेशन इसकी होती है, इसमें P किसको रिप्रेजेंट करता है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। P प्लस A बाई वी स्क्वायर, V माइनस B बराबर nRT। ये ध्यान रखना, P इज अ प्रेशर, P प्रेशर है, V इज अ वॉल्यूम, ठीक है, ये आप लिख लेना, अभी के लिए लिख लो बेटा। तो P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, और एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है m1L2 T-2 होता है, प्रेशर का पता है m1L-1 T-2 होता है, और वॉल्यूम का L3 होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये बताइए जरा, जैसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है P इंटू वी दे रखा है, तो P इंटू वी की डायमेंशन चेक करो, चलो P की वैल्यू m1L-1 T-2 और L3 को मल्टीप्लाई करो तो L3 और L की पावर -1, तो ये आ जाएगा L की पावर 2 ना, तो m1L2 T-2, m1L2 T-2 एनर्जी के बराबर आ रहा है ना, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर आ रही है ना, इसका मतलब ये मैच कर रहा है भैया एनर्जी की डायमेंशन से। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है A बाई वी स्क्वायर, A बाई वी स्क्वायर, ध्यान दो मैंने आपको बताया था समीशन में सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो इसकी जो भी डायमेंशन होगी सेम डायमेंशन इसकी होनी चाहिए। इसका मतलब A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन P के बराबर है, प्रेशर के बराबर है, एनर्जी के बराबर नहीं है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो पूछा है अपन से, मतलब ये पूछा कि डिफरेंट किसकी है, तो इसका मतलब ये वाला इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, मतलब ये एनर्जी की डायमेंशन के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखो ए बी बाई वी स्क्वायर है, ए बी बाई वी स्क्वायर की बात करें तो देखो A बाई वी स्क्वायर तो P की डायमेंशन के बराबर होगा, इसको P लिख दो, और इंटू में B है, तो P इंटू B की बात करें, ध्यान देना P इंटू B की बात करो, B देखो V माइनस B दिख रहा है आपको, B की जो डायमेंशन होगी सेम डायमेंशन V की होगी ना, मतलब दोनों की डायमेंशन बराबर होगी, मतलब B और V की डायमेंशन सेम है, तो मैं इसको PB को P इंटू V लिख सकता हूं, और PV की हमने डायमेंशन निकाली हुई है जो कि एक्चुअल में एनर्जी के बराबर आ रही है, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी। नेक्स्ट पूछा है B इंटू P, अगेन B इंटू P, देखो B इंटू P या P इंटू B, P इंटू V के बराबर ही होगा ये भी, इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी एनर्जी के बराबर होगी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा, जो कि डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें बेटा अपन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, द स्पीड v ऑफ द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन सिग्मा, इसको मैं करता हूं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में द स्पीड v ऑफ रिपल्स ऑफ सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन सिग्मा, डेंसिटी रो, वेवलेंथ लैम्डा, द स्क्वायर ऑफ स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने स्पीड लिखा है यहां पर, स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पावर ABC लिख दी, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, तो स्पीड की बात करें तो L1 T-1 कांस्टेंट लगा दिया के, सरफेस टेंशन का होता है m1 L0 T-2, पावर A आ गया, डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L-3, पावर B आ गया, लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब L1 लेंथ, L1 पावर C आ गया। अब इसको सिंपली कर लेते हैं, देखो m0 यहां पर नहीं है तो m0 L1 T-1 बराबर K, m की पावर A, m की पावर B, तो m की पावर A प्लस B, L की पावर 0, L की पावर -3B, L की पावर C, तो -3B प्लस C, L T की पावर -2A, आगे है नहीं तो T की पावर -2A, कंपेयर किया जाए बेटा तो A प्लस B इक्वल्स टू 0, ओके, एंड -3B प्लस C इक्वल्स टू 1, एंड -2A इक्वल्स टू -1, तो -2A बराबर -1, तो A बराबर 1/2 आ गया, A बराबर 1/2 यहां रख दिया तो B बराबर आ गया -1/2, B की वैल्यू यहां रख दी तो C की वैल्यू आ गई -1/2, तो A B C तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब V बराबर जो K सिग्मा की पावर A मतलब 1/2, रो की पावर -1/2, लैम्डा की पावर -1/2, देखो रख दी मैंने वैल्यू, ये दोनों पावर नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाइए आप, तो सिग्मा की पावर 1/2, रो की पावर 1/2, लैम्डा की पावर 1/2, ये V आ गया। लेकिन अपन से पूछा स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो V का स्क्वायर करोगे तो सिग्मा की पावर 1/2 है तो उसकी पावर 1 हो जाएगी ना, ये भी पावर 1 हो जाएगी, ये भी पावर 1 हो जाएगी, मतलब V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय रो लैम्डा, तो आंसर इज फर्स्ट बेटा। तो ये थी आपकी स्टेज फर्स्ट, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टेज सेकंड में अपन सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। स्टेज सेकंड क्वेश्चन मार्क्ड है बेटा 1 3 4 5 7 9 2 लेकर के 38 तक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर द फॉर्मूला is y equals to f by a into L by delta L, where L is the length, A is the area of cross section of wire, and delta is the change in the length of the wire when the stress with the force F. The conversion factor to change it from CGS to MKS is, okay, CGS से MKS में जब चेंज करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। देखो वैसे देखो अगर मैं यूनिट आपसे पूछूंगी यूनिट क्या होगी y की, तो फोर्स की होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ तो मीटर, डेल्टा L तो भी मीटर, चेंज इन लेंथ भी मीटर में बेटा, ये तो कट गया और मीटर से 1 मीटर कट गया, तो kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये SI के अंदर आ गई इसकी यूनिट। सीजीएस में पूछे तो kg की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, तो y की सीजीएस में जो यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि इस यूनिट को सीजीएस को MKS में बदलना आपको, तो बताइए कन्वर्जन फैक्टर क्या होना चाहिए। तो अपन को मालूम बेटा 1 ग्राम जो है वो 1/1000 kg होता है, करेक्ट,
और नीचे सेंटीमीटर, तो 1 मीटर जो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर होता है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया। एमकेएस मतलब सिस्टम इंटरनेशनली, है ना, एमकेएस वो सेम ही है। तो 1/1000 और 1/100, 100 ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 0.1 kg पर मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कन्वर्जन फैक्टर कितना आ गया, 0.1 आया ना। तो सीजीएस को एमकेएस में अगर आपने कन्वर्ट किया तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म, आपके पास वो एमकेएस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखो आप। ए फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज y and z एज फॉलोज। तो x इक्वल्स टू ay प्लस b 10cz, ये इक्वेशन है बेटा। और ये अपन को कह रहा है कि a b c आर कांस्टेंट, a b c आर कांस्टेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। कौन कौन सी के डायमेंशन सेम नहीं है? पहला कह रहा है आपको x एंड b, तो क्या x और b की डायमेंशन सेम नहीं है क्या? चेक करते हैं। x की जो डायमेंशन होगी सेम डायमेंशन a इंटू वाई की होगी, सेम डायमेंशन b की होगी। क्यों? क्योंकि 10 पूरे का पूरा डायमेंशन लेस है। इसका मतलब b की यूनिट ay की और x की सेम होगी। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो x की जो यूनिट होगी, ay की जो यूनिट होगी और b की जो यूनिट होगी, ये सेम होगी, तीनों की डायमेंशन सेम होगी। तो क्या ay की क्या x की और b की यूनिट सेम नहीं है क्या? है जी, तो इसका मतलब डायमेंशन भी सेम होगा। तो पहला तो नहीं होगा इसका आंसर। जो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, है ना, वो पूछा है। सेकंड कह रहा है कि c और z इनवर्स का, तो चलो देख लेते हैं c और z इनवर्स। अच्छा ये बताइए c इंटू z, पूरे के पूरे 10 जो है वो डायमेंशनलेस है, एंड इवन जो अंदर वाला जो एंगल है ना c इंटू z है वो भी डायमेंशनलेस होगा, हमें पता है अंदर वाला भी डायमेंशनलेस होगा। तो c इंटू z इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस हो तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, इस बराबर 1 रख दिया करो। तो बताइए c की जो यूनिट होगी 1/z नहीं होगी क्या? मतलब z इनवर्स नहीं होगी क्या? तो c और z इनवर्स की यूनिट सेम होगी ना, ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड कह रहा है y एंड b बाय a, y मतलब ये वाला। अच्छा ay और b की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो y बराबर क्या आएगा, b बाय a हो जाएगा ना। ay बराबर b, तो y बराबर b बाय a हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब y की यूनिट b बाय a के बराबर है, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। x एंड a, x और ay की यूनिट सेम है, लेकिन x और a की सेम नहीं है, समझ गए? और a की अगर पूछे तो x a की यूनिट क्या होगी, x बाय y होगी, करेक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है डायमेंशन। 4th क्वेश्चन देखो बेटा। A student performs an experiment for the determination of g equals to 4 pi square l by t square। ऐसा क्वेश्चन हमने 2-3 बार कर लिया है। And he commits an error delta l in length, okay? For that he takes the time for n oscillations। n oscillations जैसे 100 oscillation किया था हमने, अब n oscillation है, किसी में 50 ले लेंगे, किसी में 20 ले लेंगे, जो भी है। और स्टॉप वॉच का यूज कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट डेल्टा टी है। एंड ही कमिट्स ए ह्यूमन एरर ऑफ 0.1 सेकंड। चलो एक एक्स्ट्रा एरर है 0.1 सेकंड का, वो अपन उसको साथ में रख लेंगे, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा द मेजरमेंट ऑफ जी विल बी मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट मतलब जिसमें एरर कम से कम होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं g बराबर 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर रखूं तो t स्मॉल t जो वो n ऑसिलेशन का टाइम, तो n इंटू कैपिटल T इसकी जगह रख दिया, t की जगह p बाय n का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर n स्क्वायर आ गया। n गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए तो फिक्स ही होगा ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सी इसमें, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर कांस्टेंट है। तो फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा g बाय g इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा l बाय l इंटू 100, और t स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर -2 आगे आ जाएगा। वैसे डेल्टा t कैन बी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, +2 इंटू डेल्टा t बाय t इंटू 100, एंड ये t इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल T, करेक्ट। ये आ गया। अब मोस्ट एक्यूरेट का मतलब एरर कम से कम होना चाहिए इसके अंदर। तो आप ये देखो कि एरर कम से कम होने का मतलब डेल्टा एल जिसमें सबसे कम होगा वो परफेक्ट रहेगा। डेल्टा एल सबसे कम किसमें है, 4th ऑप्शन के अंदर है 1 mm। उसके साथ ही साथ डेल्टा टी जो कि एरर है स्टॉप वॉच के अंदर, लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट डेल्टा टी दे रखा है इसने, डेल्टा कैपिटल टी। तो यहां पे डेल्टा स्मॉल टी जो डेल्टा कैपिटल टी है इसके अंदर, तो डेल्टा कैपिटल टी की वैल्यू भी जिसमें कम से कम होगी ना, कम से कम होगी, उसमें भी एरर कम से कम होगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें ज्यादा से ज्यादा होंगे, ये ज्यादा संख्या का डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू कम आएगी। तो देखो आप 4th ऑप्शन में सारा काम सेट हो रहा है, देखो पूरा पूरा परफेक्टली सेट हो रहा है। डेल्टा एल भी सबसे कम है, डेल्टा टी भी सबसे कम है, और एन की वैल्यू 50 भी दे रखी है, ऊपर वालों में 10 20 दे रखी है। तो इसका मतलब ये वाली भी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये ज्यादा हो गया, ज्यादा से डिवाइड करोगे संख्या कम आएगी ना, नंबर कम आएगा। इसका मतलब मिनिमम एरर किसके अंदर आ रहा है, 4th ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रहा है बेटा। मोस्ट एक्यूरेट 4th ऑब्जर्वेशन के अंदर हो जाएगा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th को देखो। इफ द लेंथ ऑफ द रॉड ए इज
3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये एरर है लेंथ के अंदर। और रॉड बी की जो लेंथ है 4.19 प्लस माइनस 0.01, ये भी जो रॉड बी है ना उसकी लेंथ के अंदर एरर है। आपसे पूछा कि बताइए डिफरेंस कितना होगा, एल बी माइनस एल ए पूछा है, तो सिंपली ये जो लेंथ है इनमें सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, 4.19 में से 3.25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.94 आ गया, ये तो सिंपल डिफरेंस आ गया, राइट। लेकिन एरर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर का भी तो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, प्रोपगेशन ऑफ कांस्टेंट। जैसे a माइनस बी था तो एरर जो आएगा डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ना, सम किया था हमने, याद है, माइनस था तो भी सम किया था मैक्सिमम एरर के लिए। तो डेल्टा ए हियर डेल्टा इज 0.01 एंड डेल्टा बी इज 0.01, द डिफरेंस का जो एरर होगा ना वो भी समीशन में लिखेंगे अपन, तो 0.01 प्लस 0.01 0.02, देन परफेक्टली आप इसको किस वे से लिखेंगे, 0.94 प्लस माइनस 0.02। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 7, आपको दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, R1 गिवन है 6 प्लस माइनस 0.3, R2 गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2, ये एरर दे रखे हैं इनके बीच में, और आपसे पूछा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा। R बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो इस वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएं तो R1 इंटू R2 इंटू R1 प्लस R2 की होल पावर माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर बाय आर बराबर R1 की पावर 1 आगे आ जाएगा, डेल्टा R1 बाय R1 आ गया, R2 की पावर 1 है तो प्लस डेल्टा R2 बाय R2 आ गया, इसकी पावर माइनस 1 माइनस आ गया डेल्टा R1 प्लस R2 अपन में R1 प्लस R2, इसको सिंगल एक क्वांटिटी मान लीजिए। फिर यहां तक तो सेम है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब परसेंटेज हो जाएगा, माइनस डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा R1 इज 0.3 एंड डेल्टा R2 इज 0.2, ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। तो जहां जहां डेल्टा R1 आ रहा है वहां 0.3 रख दीजिए, और जहां डेल्टा R2 आ रहा है वहां 0.2 रख दीजिए, और R1 की वैल्यू 6 रख दो और R2 की वैल्यू 10 रख दो बेटा। ये ध्यान रखना, इस माइनस साइन को प्लीज मत चेंज करना, क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है कि अगर R1 में एरर पॉजिटिव है, R2 में एरर पॉजिटिव है, सेम टाइम के अंदर अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एरर रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी हो गए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैं कह दूं प्लस हो जाएगा ये, तो यार ये वैल्यू सेम है ना यहाँ पर। तो अगर आपने इनको पॉजिटिव पॉजिटिव रखा है ना, उस केस में यहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग होती ना, इफ दिस इज R1 दिस इज R2 दिस इज R3 दिस इज R4, लेट्स से एक ऐसा कोई क्वेश्चन होता इसके अंदर ये R1 R2 R3 R4 होता, तो उस केस में ये R3 R4 होता, यहाँ पे डेल्टा R3 डेल्टा R4 होता, R1 R3 R4 होता, तो उस केस में इसको माइनस को प्लस कर देते अपन, क्योंकि वो अलग क्वांटिटीज होती ना, इनसे डिफरेंट होती, तो फिर उनमें एरर नेगेटिव हो सकता था सेम टाइम के अंदर, तो फिर प्लस आ जाता है ये। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर माइनस ही रहेगा, अगर किसी बुक के अंदर प्लस दे रखा है तो वो इनकरेक्ट है, माइनस ही रखना आपको। आगे आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखो, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the unit of length and the time are changed in kilometer and r respectively, then the numerical value of the acceleration is, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कह रहा है मीटर को किलोमीटर में बदलो और सेकंड को आर में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर अपन को पता 1000 मीटर होता है, 1 आर 3600 होता है, तो ये वैल्यू रख दो सिंपल, g इक्वल्स टू 10, ये 1 मीटर है, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर बाय 1000, मतलब किलोमीटर बाय 1000, ये 1 मीटर की वैल्यू रख दी मैंने। और नीचे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर मतलब 3600 सेकंड इक्वल्स टू 1 आर, तो ये आ जाएगा 1 आर अपॉन में 3600 का स्क्वायर, करेक्ट बेटा। बाकी ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को अगर आप यूं डील करेंगे तो देखो 10 इंटू में ये आ जाएगा 3600 का स्क्वायर है बेटा, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 3600 का स्क्वायर अपॉन में ये 1000 नीचे आ जाएगा, और यहां आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर अपॉन में आर स्क्वायर, ये न्यू यूनिट आ गई, और ये वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3600 का स्क्वायर अपॉन 1000, इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द रिलेशन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा, हियर p इज द प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन बोले तो m1 l-1 t-2 होता है, z इज डिस्टेंस मतलब L1 हो गया, K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t-2 K-1 होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड थीटा इज द टेंपरेचर मतलब K1 केल्विन इनवर्स केल्विन की पावर 1, तो ये सारे डायमेंशन अपन को पता है। और अपन से पूछा है यहाँ पर
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का पूछा है। तो एक बात बताओ, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब पी और अल्फा बाय बीटा की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और मुझे बीटा की यूनिट चाहिए, तो बीटा बोले तो अल्फा बाय पी हो जाएगा। पी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है वो रख देंगे, लेकिन अल्फा का नहीं पता। अब अल्फा का फाइंड करने के लिए यहां पे आ जाओ, ये ई की पावर में जो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब ये डायमेंशनलेस है, इसको देखो जरा ढंग से, अल्फा जेड बाय के थीटा इज डायमेंशनलेस, मतलब 1 रख दो, तो अल्फा की यूनिट यहां से आ जाएगी। देखो अल्फा इंटू जेड, जेड का क्या है L1 है, के का कई है, नहीं के तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना आएगा देखो m1 L2 t-2 k-1, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट आ गया, इंटू में थीटा, थीटा मतलब कितना है k1 है, ये k1 से k1 कट गया, क्योंकि पावर -1 है, पावर +1 है, तो पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, वो बराबर 1 आ गया। L1 से ये L1 कट जाएगा, L1 बच गया यहाँ पर, तो अल्फा की यूनिट क्या आई देखो, अल्फा की यूनिट आ जाएगी m1, इधर चला जाएगा, L1 भी इधर चला गया, t की पावर -2 भी इधर चला गया, देखो अल्फा की यूनिट ये आ गई, ये यूनिट यहां धर दो अल्फा में, इसमें धरोगे तो देखो m1 L1 t-2 अपॉन में p प्रेशर है, m1 L-1 t-2, m1 से m1 कट गया, t-2 से t-2 कट गया, ये L1 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर L2 आ जाएगा बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना आ जाएगा, ओनली L2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of the observation is 1 minute 54 arc, 1 degree 54 arc minute. Given the diameter of the earth to be 1.276 in 10 to the power 7 meter, the distance of the moon from the earth is, ये कह रहा है कि अर्थ है, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए A है, ये B है, और डायमीटर आपको दे रखा है D, और मून पे ये जो दोनों पॉइंट्स है ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1 डिग्री 54 आर्क मिनट, है ना। तो एक बात बताओ, 54 आर्क मिनट, ये 1 डिग्री है, डिग्री में अगर अपन देखें तो कितना होगा, ये तो 1 डिग्री तो है ही, 54 आर्क मिनट का कितना होता है अपन को पता है, 1 डिग्री जो है वो, या 60 जो आर्क मिनट है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 आर्क मिनट किसके बराबर आएगा, 1/60, तो 54 आर्क मिनट किसके बराबर आएगा, 1/60 इंटू 54, ये डिग्री में आ गया। तो मतलब टोटल अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 54/60, ये डिग्री में वैल्यू आ गई बेटा। इसको चाहो तो थोड़ा सिंपल कर सकते हो, 60 प्लस 54 कितना आ जाएगा डिग्री के अंदर, ये आ जाएगा 4 and 5 and 6 11, तो 114 ना, 11 4/60, ये डिग्री के अंदर एंगल आ गया, एंगल डिग्री के अंदर आ गया। और हमसे पूछा है कि मून की यहां से अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लीजिए आ रही है, तो बेटा ये बहुत स्मॉल एंगल है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाली अप्रोच लगा सकते हो आप, तो थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस डी बाय आर, अपन को आर कैलकुलेट करना है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, डी बाई थीटा, डायमीटर आपको गिवन है, देखो वैल्यूज आपको दे रखी है, अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू रखनी है, ध्यान रखना थीटा डिग्री में मत रख देना, क्योंकि ये फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस केवल और केवल रेडियन के लिए लगता है, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी आएगी, अपन को पता है 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, पाई बाय 180, तो बताइए रेडियन में कितना एंगल आएगा, रेडियन में एंगल आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू में ये जो एंगल हमने अभी कैलकुलेट किया 114/60, दिस इज द एंगल इन रेडियन, ये वाला एंगल आप यहां रखिए, और डी जो डायमीटर आपको दे रखा है वो रख दीजिए, और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी बेटा मून से अर्थ के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, एक नया सिस्टम जिसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो 1 यूनिट हो जाती है। वैसे स्पीड ऑफ लाइट मैंने c लिखी है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको एक नए सिस्टम के अंदर लिखा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, 1 u1 इसकी यूनिट है, ठीक है। वो एक नया सिस्टम ले लिया, उसके अंदर u1 एक इज ए यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit? New unit में distance कितनी होगी sun and earth के बीच में? If the light takes 8 minutes 20 seconds to cover this distance, okay? As we know, distance equals to speed into time. जो old जो unit थी उसके अंदर speed जो थी c मीटर पर सेकंड में, और time जो है 8 मिनट 20 सेकंड ले रहा है ये, तो ये सेकंड में हो जाएगा टोटल 500 सेकंड, तो 500 सेकंड लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये पुराने वाले सिस्टम के अंदर ऐसा था, लेकिन ये कह रहा है कि जो नया वाला सिस्टम है ना उसके अंदर इसको आपको 1 u1 के बराबर लिखना है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को 1 u1 के बराबर लिखूंगा इंटू में 500, तो वैल्यू कितनी आएगी 500 इंटू u1 इंटू s, ये नया वाला सिस्टम आ गया 500 टाइम्स ना, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी होगी 500 होगी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए बेटा। ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। ये क्यूब है, इसकी साइड लेंथ आपको दे रखी है 7.203 मीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा क्यूब का जो एरिया है, सरफेस एरिया, क्यूब का एक सरफेस का एरिया एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा ना, और 6 सरफेस होती हैं, तो फिर अपन को वो 6 सरफेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बेटा एल स्क्वायर करोगे तो 7.203 का होल स्क्वायर आता है 51.8832, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और स्क्वायरिंग कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3 4 तक ही रहना चाहिए। तो 51.88 को मैं 51.88 ही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहीं तक ही लिखूंगा, यहीं तक ही जाऊंगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाऊंगा। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 5 से लेस है, इतना आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे 6 टाइम्स 6 बार इनको ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन ऐड करेंगे बेटा तो 51.88 51.88 इस तरीके से 6 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 3311.28 मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर दे नहीं रखा है, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। और क्लॉज अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन को लगा सकते हो, अदरवाइज इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर यही होगा करेक्ट। 25 पे आइए, आपसे कह रहा है कि 5.7 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा आपको, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज गिवन 5.74 एंड वॉल्यूम इज गिवन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अपन को आंसर देना है। अपन को पता है डिवीजन है बेटा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसी के अंदर है, और वो कितने हैं, 2 हैं, आंसर भी 2 में ही आना चाहिए। डिवाइड करोगे तो बेटा 4.72 आ रहा है, हमें 2 तक जाना है, 2 तक जाओगे तो ध्यान देना 4.7 तक अपने आंसर लिख सकते हैं कि 8 आ रहा है, यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे इसको, 4.7 को 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो आप, मास गिवन आपको बॉक्स का 2.3 kg है, इसमें 2 मास आपने ऐड किए बेटा, 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम, आपने इन तीनों दोनों को इसमें ऐड किया, जोड़ा है, बताइए टोटल मास कितना है, तो एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें ये केजी के अंदर है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। 2.3 kg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2300 ग्राम हो जाएगा। और हमें पता है 00 जो है वैसे भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 2 है और इसमें भी कितने 2 ही हैं, तो 2300 में 20.17 को ऐड करेंगे अपन, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 एंड 4 3 एंड 2। अब देखो बेटा अपन को पता है डेसिमल प्लेस के बाद में है ना, लीस्ट जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वहीं तक ही जाना है, इसमें है ही नहीं डेसिमल प्लेस, इसका मतलब हमको यहीं तक ही कंसीडर करना है, आगे वाले पॉइंट पे जाना ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2340। सो हमारी बात 2340 इज द राइट आंसर। तो 2340 ग्राम, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहो केजी में कर सकते हो, 2.340 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास बेटा केजी के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी सॉरी 10 टू द पावर 3 ग्राम हो जाएगा, केजी लिख दो सिंपल, तो 2.340 केजी आ जाएगा बेटा इसका आंसर। इसमें भी इनकरेक्ट आंसर दे रखा है, ये भी आप सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब पी क्यू आर डिफरेंट क्वांटिटीज है, मतलब डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज है, मतलब इनकी डायमेंशन आपस में मैच नहीं कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन P माइनस क्यू, अच्छा ये बताओ P की डायमेंशन अलग है, Q की डायमेंशन अलग है, अलग अलग क्वांटिटीज होगी, क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं ना, तो पहला ही गलत हो गया। देखो डिवाइड तो कर सकते हैं, P और Q अलग अलग क्वांटिटीज, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, और फिर R में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, हो सकता है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है इनकी डायमेंशन R के बराबर आ जाए, तो ये पॉसिबल है। P इंटू क्यू बाई आर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये भी पॉसिबल है। P R अलग अलग क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और Q स्क्वायर के बराबर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, और R को डिवाइड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। मतलब ये तीनों पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पॉसिबल किसी भी हालत में नहीं है, ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रपोज्ड इन व्हिच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। एक नया सिस्टम है जिसके अंदर मास जो है वो अल्फा केजी के बराबर है, लेंथ बीटा मीटर के बराबर है, और टाइम गामा सेकंड के बराबर। तो पूछा बताइए 5 जूल को इस न्यू सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे। 5 जूल है बेटा, और जूल को आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -2,
इस वे से आप लिख सकते हो जूल को। तो 5 kg को लिखना है, kg आ जाएगा मास अपॉन में अल्फा, मास अपॉन में अल्फा न्यू सिस्टम के अंदर। मीटर को लिख देंगे लेंथ बटा में बीटा, लेंथ बटा में बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। और सेकंड को लिख देंगे टाइम बटा में गामा, तो टाइम बाय गामा का पावर -2। तो देखो ये 5 और ये अल्फा है, अल्फा ऊपर आ जाएगा, अल्फा की पावर -1, बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2 ऊपर जाएगा तो गामा स्क्वायर आ गया, और आगे आ जाएगा मास लेंथ स्क्वायर टाइम -2। ये नई सिस्टम आ गया, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 5 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वैल्यू आ गई यहां पर। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब हम स्टेज 3 एंड स्टेज जो 4 है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 13, 19 कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ें जरा आप। Tarpin oil is flowing through a tube of length L and radius R। मतलब ऑयल फ्लो कर रहा है एक ट्यूब जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है। मतलब लेंथ जो है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1, रेडियस जो वो भी लेंथ होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1। और द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P। प्रेशर डिफरेंस मतलब प्रेशर की बात करें तो M1 L-1 T-2 होता है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। डिस्टेंस x मतलब x की भी जो डायमेंशन है वो L1 है और वेलोसिटी की हो जाएगी L1 T-1। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रिलेशन द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी ईटा। विस्कोसिटी ईटा आपको जो नजर आ रही है ना, इसकी डायमेंशन बताओ क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, ईटा इक्वल्स टू P प्रेशर की डायमेंशन जो है वो रख दो M1 L-1 T-2। ये r स्क्वायर x की डायमेंशन एक ही होगी इसकी, जो कि L1 होगी और L1 का स्क्वायर हो जाएगा तो L स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन में 4 कांस्टेंट हटा दो, v स्पीड है तो L1 T-1 और L बेटा डिस्टेंस है, L की क्या आ जाएगी L1 आ जाएगा। ये लो, तो देखो L1 L स्क्वायर हो गया, ये L स्क्वायर इससे कट जाएगा, t की पावर -1 ऊपर लेके जाओ तो t की पावर +1 एंड -2 तो -1 बचेगा। इसका मतलब ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, M1 L-1 T-1। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या कह रहा था, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू P नॉट EXP लिखा हुआ है ना, EXP का मतलब e टू द पावर है ना, एक्सपोनेंट है e टू द पावर -अल्फा t स्क्वायर। ये रिलेशन है आपके सामने। यहां पर t जो है वो टाइम है, मतलब t1 हो गया। क्या पूछा है, अल्फा जो कांस्टेंट है ना उसकी डायमेंशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ये पूरी जो क्वांटिटी है, इवन ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है और पावर वाली जो कि वो भी डायमेंशनलेस होगी। अल्फा t स्क्वायर डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब 1 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइड में आ गया, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो गया और कैपिटल T की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा, सही है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इसके अंदर बेटा क्वेश्चन जो हैं वो एरर के हैं, परसेंटेज एरर के हैं, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप जरूर इनको करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, दे रखा है इन द मेजरमेंट ऑफ n फ्रॉम द फॉर्मूला n इक्वल्स टू 2wgl बाय पाई r की पावर 4 थीटा, द क्वांटिटी विच शुड बी मेजर्ड विद बेस्ट केयर इज। ठीक है, बेस्ट केयर इज मतलब एरर मिनिमम हो जिसके अंदर। तो बेटा अगर मैं डेल्टा n बाय n निकालूं तो यहां पर देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो हट जाएगा, wgl r की पावर 4 ऊपर जाएगा तो r की पावर -4 हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा थीटा की पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, डेल्टा w बाय w प्लस डेल्टा g बाय g प्लस डेल्टा l बाय l और यहाँ पे 4 डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा थीटा बाय थीटा। तो यहाँ पर जो भी एरर आएंगे लिख देंगे अपने पास और अपने हमारे पास इसका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मैं आपसे इसी रिलेशन में w का एरर पूछूं तो w बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आएगा gl को ऊपर लेके जाओ तो डेल्टा w बाय w बराबर डेल्टा n बाय n 4 डेल्टा r बाय r डेल्टा थीटा बाय थीटा और g ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा, डेल्टा g कैन बी नेगेटिव तो प्लस डेल्टा g बाय g एंड l भी ऊपर जाएगा तो डेल्टा l बाय l। ये आ गया। अगेन आप अगर एरर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं r की वैल्यू को कैलकुलेट करूं बेटा तो r की पावर 4 है, r इधर जाएगा, r की पावर 4 इधर जाएगा, 1/4 हो जाएगा पावर। और फिर अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर फाइंड करूं तो अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर सबकी पावर 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 आगे मल्टीप्लाई में सबके आते जाएगा देखो, क्योंकि इसकी पावर भी 1/4 है, इसकी पावर भी 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 सब में पावर 1/4 होगा। तो आप ये सोचें कि जो भी ये परसेंटेज एरर आएगा इनका, इनको सबको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस जो एरर आएगा वो कम से कम आएगा ना इस केस में। इसका मतलब r में जो एरर है ना वो सबसे कम है, इसका
मतलब ये हुआ कि R को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m इज गिवन बाय m इक्वल्स टू पाई टेन थीटा। फिजिकल क्वांटिटी एक m, इसका फॉर्मूला है पाई इंटू टेन थीटा। कह रहा है कि इसमें जो एरर है ना, कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। इसमें m में, मतलब डेल्टा m बाय m इंटू 100, वो m में परसेंटेज एरर हो जाएगा। वो कह रहा है मिनिमम कब होगा, कितने एंगल पर होगा, वो पूछा है। एज्यूम दैट एरर इन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। एरर इन थीटा मतलब डेल्टा थीटा। कह रहा है डेल्टा थीटा कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा थीटा अगर कांस्टेंट है तो बताइए जरा, डेल्टा m बाय m इंटू 100 की वैल्यू मिनिमम कब होगी? ओके, तो देखना बेटा, इधर m बराबर पाई टेन थीटा है, और एरर वैसे भी बहुत स्मॉल होता है। तो बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dm बाई डी थीटा रखूं यहां पर, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा? पाई टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। dm इज डेल्टा m एंड डी थीटा इज डेल्टा थीटा। तो जो आपने एरर में जो चीजें पढ़ी है ना, उनमें आप डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा सकते हो। तो डेल्टा m बाय डेल्टा थीटा हमको फाइंड करना था, तो dm बाई डी थीटा मैंने फाइंड कर लिया, बराबर पाई सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब dm में मैं m को डिवाइड कर दूं, m को डिवाइड कर दिया, यहां पे भी डिवाइड कर दिया, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो dm बाई m इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये बताइए m के अंदर परसेंटेज एरर आ गया ना, बराबर देखो 1 अपॉन cos सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो देखो d थीटा इंटू 100 अपॉन में sin थीटा cos थीटा आ गया। ये क्या चीज आई? ये आ गई भैया m के अंदर परसेंटेज एरर। तो dm को डेल्टा m लिख सकते हो, बाय m लिख सकते हो, इंटू 100 बराबर हमारे पास आ चुका है, d थीटा को डेल्टा थीटा लिख सकते हो, इंटू 100, और अपॉन में sin थीटा cos थीटा है। ठीक है, अब देखो जरा, ये कह रहा है कि डेल्टा थीटा जो है ना वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये ऊपर देखो कितना आएगा, 200 आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनटू में डेल्टा थीटा है, ये भी कांस्टेंट दे रखा है अपन को, और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है बेटा, आ गया। ये देखो परसेंटेज एरर आ गया इसके अंदर, m के अंदर। अब आपसे कहा गया है कि डेल्टा थीटा इज कांस्टेंट, जो थीटा के अंदर जो एरर है ना वो फिक्स है, तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज एरर है वो sin 2 थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा बेटा? जब नीचे वाला मैक्सिमम अगर हो जाए तो ये मिनिमम हो जाएगा ना। इसका मतलब sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जानते हैं अपन। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा ना। और sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, और 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री पर जो एरर है, जो परसेंटेज एरर है m के अंदर, वो मिनिमम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टेज नंबर 4 में बेटा आपके मेडिकल के ही तक ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको करके बता देता हूं। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब L जो है लेंथ, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? C is speed of light, G gravitational constant, and E square by 4 pi epsilon naught C, and E is the charge, ठीक है, and epsilon is the permittivity। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको डायमेंशंस पता है तो बहुत इजीली कर सकते हो आप। ये L है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन आपको मालूम है, L1 हो जाएगी, लेंथ की L1 हो गई, बराबर C की डायमेंशन L1 t - 1 स्पीड है ना, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m - 1 L3 t - 2, और ये जो E स्क्वायर है, E चार्ज है, चार्ज मतलब बोले तो एम्पियर इनटू टाइम, A1 T1 का स्क्वायर है, अपॉन में 4 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m - 1 L - 3 T4 एंड A2 होता है। इसको ऊपर ले जाओ, आप सॉल्व कर लो तो m1 L3 T - 2 आ जाएगा ये इसका। तो अब ये सारी वैल्यूज इसमें अंदर रख दीजिए आप। C की L1 t - 1 है तो रख दो L1 t - 1, पावर कितनी है? A। G की देखो m - 1 L3 t - 2, पावर कितनी है? B। सेकंड देखो, थर्ड देखो E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या है बेटा? m1 L3 t - 2, पावर क्या है? C। अब देखो यहाँ पर कोई न तो m है न L है न t है, तो m0 L1 t0 है यहाँ पर। इसमें देखो m यहाँ पर आ रहा है, m यहाँ पर आ रहा है, m की पावर यहाँ पर कितना आया? माइनस का b आया और यहाँ पर c आ गया, तो माइनस b प्लस सी, ये m की पावर आ गया। फिर l को देखो,
l की पावर यहाँ पर a है, a आ गया, l की पावर यहाँ पर 3b हो जाएगा, l की पावर यहाँ पर 3c हो जाएगा बेटा। तो a प्लस 3b प्लस 3c, फिर कौन बचा t, t की पावर कितना देखो माइनस a, यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर माइनस 2b और यहाँ पर माइनस 2c। इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कंपेयर करो तो माइनस बी प्लस सी एम की पावर, तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, इसका मतलब b बराबर c आ रहा है, चलो ये रख देंगे। नेक्स्ट देखो a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 है ना, 1 रख दो। उसके बाद देखो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c बराबर कितना है 0 है ना, तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c बराबर 0, ये रख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो b बराबर c रखना है अपन को, ये इन दोनों इक्वेशंस में रख दो। इसमें रखो c की वैल्यू b रख दो, c की वैल्यू b रखोगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा a प्लस 3b प्लस 3c मतलब a प्लस 6b आ गया बराबर 1। सिमिलरली इसमें भी रखो, इसमें रखोगे अगर c बराबर b रख दोगे तो माइनस का 2b माइनस का 2b माइनस का 4b हो जाएगा ना, तो a ये माइनस का a और ये माइनस का 4b बराबर 0 है। इसका मतलब यहां पर a प्लस 4b बराबर 0 आ गया। a बराबर बेटा हमारे पास कितना आ गया माइनस का 4b आ गया, ये वैल्यू यहां रख दो। इसमें रखोगे तो माइनस का 4b और 6b कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, 2b बराबर 1 आया तो b बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/2। समझ गए, a बराबर माइनस का 4b यहां रख दो, 2b बराबर 1 तो a बराबर b बराबर आ गया 1/2। b की वैल्यू अगर आपके पास 1/2 आ गई तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2, और c और a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है b की वैल्यू, तो फिर यहां से a की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा माइनस का 4 इंटू b की वैल्यू 1/2 मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -2, तो a बराबर -2 तो ये तो आ गया माइनस का 2, b बराबर 1/2 है और c बराबर भी 1/2 है ना, c बराबर भी 1/2 बेटा। तो यहां से आंसर अगर आप मैच करोगे तो c स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, g अंदर ले आओ, e स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पावर 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं फोर्थ, तो 1/c स्क्वायर है ना, फोर्थ आ जाएगा इसके अंदर, बाकी सब ओके। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, और बाकी मैंने इंटीग्रेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे ना इंटीग्रेशन वाले पार्ट के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी अपन देख लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस थे बेटा इंटीग्रेशन के, आप इनके आंसर्स मैच कर लो। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। सिंपल है, इनको बताने की तो वैसे कोई हाई फाई कोई आवश्यकता है नहीं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, तो आप अपने आंसर्स मैच कर लो बेटा। ओके, इनको थोड़ा सिंपल कर लेना, तो ये x की पावर -1/2 एंड 1/2 हो जाएगा, -1/2 ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो गया और ये भी 3/2 हो जाएगा, ये भी मैच कर लेना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे ग्राफ वाले वो भी मैं बता देता हूँ। ग्राफ में ये 2 क्वेश्चंस दिए थे इंटीग्रेशन बेस्ड, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि v का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना है, तो v यहाँ दे रखा है, x यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से क्लियरली पता लग गया हमें कि v का अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पूछा है, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व पूछा है v और x का। तो ये टोटल एरिया फाइंड करना है 0 से 6 तक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो नीचे तो है नहीं, यहाँ पर केवल ऊपर वाला है, तो एरिया फाइंड करना बेटा। इस ट्रायंगल का एरिया अगर देखा जाए तो ये v की वैल्यू कितनी थी, मैं एक बार चेक करूं, v की वैल्यू थी यहाँ पर 4 थी बेटा, तो ये 4 थी, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू बेस मतलब 2 इंटू हाइट मतलब 4, कितना आया 4 आ गया, तो इसका एरिया 4 आ गया। सिमिलरली इसका देखें तो 1/2 बेस कितना है 6 - 2, ये विड्थ कितनी है 4 है बेटा, और हाइट कितनी है परपेंडिकुलर कितना है 4 है, 2 मतलब 8 आ गया, इसका एरिया 8 है, इसका एरिया 4, तो इंटीग्रेशन करोगे तो 4 + 8 मतलब कितना आ गया 12, इसका आंसर आएगा 12। इसका देखो ओमेगा और टी, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है 0 से 8 तक, 0 से लेके 8 तक आपको इंटीग्रेट करना है ओमेगा को टी के रेस्पेक्ट में, मतलब एरिया अंडर द कर्व पूछा है, तो कर्व देखो ऐसे जा रहा है, यूं जाकर फिर यूं आ रहा है, तो 0 से 8 तक के लिए अगर अपन बात करें तो ये वाला एरिया आएगा, एक ये वाला एरिया आएगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है बेटा, तो सबसे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 1/2, ट्रायंगल बन रहा है, बेस कितना आया 2, हाइट कितनी है 4, कितना आया 4 आ गया, लेकिन एरिया क्या रखना है हमें माइनस में रखना है, ये इंटीग्रेशन में माइनस में रखना है। ये देखो इसका एरिया कितना आएगा 1/2, बेस कितना है 8 - 2 मतलब 6, और हाइट कितनी है बेटा 8 है, हाइट 8 है, कितना आया 24 ना, तो ये 24 आ जाएगा प्लस का, तो वैल्यू कितनी आई 20, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 20। ठीक है बेटा, तो
क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने मोस्टली क्वेश्चंस डील कर लिए हैं यहाँ पर इस टॉपिक के। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप डाउट काउंटर पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।